वेलकम बैक स्टूडेंट। आप सभी लोगों को एक बार फिर से स्वागत है स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान में एक न्यू टॉपिक प्राइम मिनिस्टर्स यानी कि प्रधानमंत्री लेकर के आया हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक लोअर लेवल से लेकर के हायर लेवल के एग्जामों तक पूछा जाता है, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, उसके बाद जेपीएससी, यूपीएससी, है ना। ये सारी एग्जामों में पूछा जाता है। तो आज मैं जो बताने वाला हूँ प्राइम मिनिस्टर के बारे में, वो एक एक पॉइंट के बारे में क्लियर करने वाला हूँ। तो आप वीडियो को टिल द एंड देखिए, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। अगर वीडियो को टिल द एंड आप देख लिए तो आई थिंक इससे रिलेटेड आपका कोई भी एग्जाम हो, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है, क्योंकि आज मैं बहुत डिटेल से इसको बताने वाला हूँ। तो आप ध्यान से देखिए और प्राइम मिनिस्टर को समझने के लिए पॉइंट वाइज इसको समझिए, एक एक चीज़ को समझिए जो कि मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो आप लगे रहिए। और इसकी पिछले वीडियो में मैं बना चुका हूँ राष्ट्रपति का वीडियो, उसके पहले कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का भी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप अभी तक नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी सर्च कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए हम लोग देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है। प्राइम मिनिस्टर समझने से पहले आपको अपने देश के बारे में कुछ समझना पड़ेगा। देश हमारा जो है वो संसदीय प्रणाली सिस्टम से चलता है, यानी कि जो भी सरकारें चलती है वो सरकार संसदीय प्रणाली से चलता है। संसदीय प्रणाली का मतलब होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम्स। पार्लियामेंट्री सिस्टम्स होता क्या है? तो पार्लियामेंट्री सिस्टम्स में से दो मुख्य हेड होते हैं, वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रपति जो होते हैं, जैसे इसको बोल सकते हैं हम लोग सिंबॉलिक हेड, है ना, ये वास्तविक हेड हो गए हैं। सिंबॉलिक हेड का मतलब हो गया जैसे नाम मात्र का, है ना, और ये हो गया आपका वास्तविक हेड। तो नाम मात्र का जो मुख्य होते हैं और एक वास्तविक हेड होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि राष्ट्रपति के पास जो भी अधिकार संविधान ने दिया है, संविधान के आधार पर जो भी अधिकार राष्ट्रपति के पास है, उसका अधिकांश उपयोग प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, प्रधानमंत्री के द्वारा होता है ना। तो आपको ये समझ में आ गया कि राष्ट्रपति का जो भी अधिकार है वो प्रधानमंत्री वास्तविक रूप में प्रयोग करते हैं, तो उसको वास्तविक हेड माना गया है। अब देखिए प्रधानमंत्री जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ मंत्री परिषद और पीएम, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आगे बढ़ गया हूँ कि 74 और 75 जो है, 75 अनुच्छेद है आर्टिकल 75 में से पीएम का जो भी नियुक्ति होता है, उसके कार्यकाल जो भी कुछ होता है, वो सारा कुछ 75 में बताया गया है। और उसी प्रकार से मंत्री परिषद की नियुक्ति, मंत्री परिषद की जो भी प्रक्रिया होती है, वो सारा आर्टिकल 74 में बताया गया है। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया। और स्टूडेंट्स ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। अब देखिए सेकंड पॉइंट में आपका है नियुक्ति। यहाँ पर मैं लिखा हूँ पीएम नियुक्ति और निर्वाचन। ध्यान दीजिएगा कि पीएम बनने से पहले पीएम क्या होते हैं, तो यहाँ पर आपको फर्क करना पड़ेगा निर्वाचन और नियुक्ति में से। तो निर्वाचन होता है जैसे एक बड़े समूह, छोटे समूह में से कोई वोट डालकर है तो चुन लिया जाता है, चुना जाता है, तो उसको चुनाव कहते हैं ना। तो चुनाव के द्वारा जो जीता जाता है, तो जीत करके कोई एक व्यक्ति संसद पहुंचा, चाहे तो उनमें से कोई एक व्यक्ति हेड हो गया, तो वो हो गया आपका निर्वाचन, है ना, जो उसको चुना जाता है, तो वो निर्वाचन हो गया। अब इसमें से बात कर रहे हैं तो निर्वाचन में से जैसे मान लिया जैसे कि भारत के एमपी में से बहुत सारे सदस्य होते हैं, यानी कि 543 सदस्य होते हैं। उसके बाद अलग अलग राज्यों में से एमएलए का चुनाव होता है, तो वो सब चुनाव करके जाते हैं, वो चुनाव जीत करके जाते हैं, जिसको निर्वाचन के द्वारा जीता जाता है, तो उसे निर्वाचन करते हैं, उसे निर्वाचन किया जाता है। अब नियुक्ति रहा, तो नियुक्ति देखिए एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के जो भी सदस्य होते हैं, वो देश के द्वारा जब वोट डाला जाता है देश में, तो जीता जाता है। वो जीत करके जब संसद जाते हैं, तो संसद में से किसी एक व्यक्ति को मुख्य हेड मान लिया जाता है। वो मुख्य हेड जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर के लिए चुना जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर के लिए जब उस संसदों के द्वारा चुना जाता है तो वो हेड होता है। अब हेड को जो है वो नियुक्ति कौन दिलवाते हैं? तो ये नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करवाते हैं। तो ये हो गया आपका नियुक्ति। तो पीएम की नियुक्ति होता है। निर्वाचन कब होता है? दोनों काम होते हैं। निर्वाचन होता है जिसमें वो एमपी रहते हैं, जब एमपी में से उसको चुन लिया जाता है कि वो प्रधानमंत्री के लिए हेड है, तो वो प्रधानमंत्री उसको राष्ट्रपति नियुक्त करवाते हैं, तो उसका नियुक्त हो गया। तो ये आपको निर्वाचन नियुक्ति में फर्क समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं थोड़ा बहुमत दल का नेता। बहुमत दल का नेता यानी कि प्रधानमंत्री बनने के लिए जो भी पार्टी से रहेगा उस पार्टी में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। बहुमत प्राप्त का मतलब हो गया, जैसे देखिए मान लिया जाए कि टोटल अगर 100% बटे 2+1, इसका मतलब यही हुआ कि जितना भी टोटल मेंबर है, मान लिया कि एमपी का सदस्य कितना है यहाँ पर 543 है। अब इसमें से आधा से एक अधिक, इससे अधिक भी हो सकता है। अगर आधा से अधिक या तो उससे एक अधिक अगर वोट आ गया तो वो बहुमत दल में आ गया। अब बहुमत दल में से किसी एक को जो भी
नेता रहेंगे, बहुमत दल में से बता रहे हैं, बहुमत दल में से जो नेता रहेंगे उसमें से किसी एक को मुख्य माना जाएगा, है ना। एक मुख्य चुना जाएगा कि ये प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार हो सकते हैं, इसके पास क्षमता है कि देश को अच्छी तरह से आगे ले जा सकते हैं, तो उसको चुन लेंगे। अब चुन लेने के बाद में उसको राष्ट्रपति नियुक्त करवाएंगे। तो ये हो गया आपका बहुमत दल का नेता। अब इसमें से एक पॉइंट और आ सकता है जो कि आप समझ सकते हैं, बहुमत दल का नेता अगर नहीं हो, जैसे मान लिया जाए कि बहुमत प्राप्त ही नहीं हो, उसका चुनाव में निर्वाचन में उसका बहुमत नहीं आया हो, 50% प्लस 1 वोट ना हो, यानी कि 50% प्लस 1 का मतलब है वही चीज़ जो मैं इसका बात कर रहा हूँ, है ना। तो ये हो गया आपका, अगर उसमें से किसी भी दल का अगर नहीं बहुमत आया तो वो सरकार क्या नहीं बना पाएंगे, प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं वो भी बनेंगे, लेकिन उसका कंडीशन क्या है। जैसे मान लीजिए नेशनल पार्टी जो भी राष्ट्रीय पार्टी है उसमें से मान लीजिए कि राष्ट्रीय पार्टी 1 2 3 4 ये 4 पार्टी और बहुत सारा पार्टियां हैं, तो उसमें से अब मैं 4 लिया हूँ। देखिए अगर हो सके कि किसी एक के पास बहुमत नहीं आया, किसी एक राष्ट्रीय पार्टी के पास बहुमत नहीं आया, तो क्या करेंगे कि वो 2 मिल जाएंगे, है ना, 3 मिल सकते हैं, चारों मिल सकते हैं, तो 2 3 4 जो भी सहमति जिस से सहमति बन जाएंगे तो वो दोनों मिल करके बहुमत बना लेंगे। जैसे मान लीजिए किसी के पास अगर मान लिया कि 40% वोट आया, किसी के पास 10% वोट आया, किसी के पास 5% वोट आया, तो 40 और 10 कितना होता है 50। अब 50 में भी नहीं बन रहा है ना, तो ये 5 भी उसको जोड़ना पड़ेगा, तो वो 5% भी आ जाएंगे और हो गया 55%, मतलब 50% से अधिक है तो वो चुनाव में बहुमत हासिल हो जाएगा उसको और वो प्रधानमंत्री बना सकते हैं। और स्टूडेंट्स ये तभी संभव है जब सभी पार्टियां आपसी सहमति से मिलना चाहे तो, है ना, और किसी अदर कारण से वो जोड़ नहीं सकते हैं, वो सहमति के आधार पर ही प्रधानमंत्री के दावेदारी को बना सकते हैं, अपना दावेदारी ठोक सकते हैं ना। अब बात रहा एक और इसमें पॉइंट लोकसभा और राज्यसभा का। प्रधानमंत्री होने के लिए आपको लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य होना मस्ट है ना। प्रधानमंत्री जो भी बनेंगे उसके लिए उसको लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। जैसे वो कहीं एमपी से जीत के जाएंगे तो लोकसभा का सदस्य होंगे, और राज्यसभा का सदस्य अगर चुना गया है तो वो भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और स्टूडेंट्स इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, क्या अगर लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं? जी हाँ, वो भी बन सकते हैं, लेकिन उसका कंडीशन एक ही है कि वो अगर 6 महीने के अंदर अपना राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य होने का वो प्रमाण दे दे और ये बता दे कि मैं लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य 6 महीने के अंदर बन जाऊंगा, या तो बन करके वो दिखा दिए तो फिर प्रधानमंत्री पद के लिए अगर चुना गया है तो वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे, अदरवाइज उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो ये आपको समझ में आ गया यहाँ तक। अब बाकी आगे रहा यहाँ पर 3 नंबर में आयु। ध्यान दीजिएगा एज इसका क्या होता है। तो आयु का बात अगर करें तो आयु को समझने से पहले आपको लोकसभा और राज्यसभा को समझना पड़ेगा। लोकसभा और राज्यसभा क्या है, जैसे देखिए लोकसभा और राज्यसभा जो है इसकी आयु सीमा जो है वो 25 है, इसकी जो है 30 है मिनिमम एज। ध्यान दीजिएगा लोकसभा की मिनिमम एज 35, राज्यसभा का मिनिमम एज 30। अब मान लिया जाए कि अगर लोकसभा का वो सदस्य है तो मिनिमम एज 25 के बाद वो पीएम बन सकते हैं। उसी प्रकार से अगर राज्यसभा में है तो राज्यसभा का मिनिमम एज 30 है तो 30 में बन सकते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि लोकसभा और राज्यसभा एक ही समय में कोई एक व्यक्ति नहीं बन सकते हैं, वो किसी एक में होंगे और उसके आधार पे वो प्राइम मिनिस्टर चुने जाएंगे। और ये बात सच है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एक ही समय में कोई एक सदस्य नहीं हो सकता है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर 4 में रहा, 4 में है शपथ। ध्यान दीजिएगा ये शपथ जो है कौन दिलाएंगे, तो शपथ आपको पता है कि राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं तो शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त करवाए जाएंगे, शपथ दिलाए जाएंगे, तो शपथ हो गया। अब तीसरा में ले लेते हैं हम लोग कार्यकाल, यानी कि 5वां में हो गया, ये हो गया ना कार्यकाल। कार्यकाल इसका कितने दिनों का होता है, तो कार्यकाल समझने के लिए आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि कार्यकाल तो 5 साल के लिए होता है, बट इनमें से और कंडीशंस है। जैसे कार्यकाल हो सकता है इसके पहले भी समाप्त हो सकता है, समाप्त होने का कई कारण हो सकता है, कई कारण जैसे राष्ट्रपति के इच्छा के अनुसार जब शपथ दिलाते हैं तो वो त्यागपत्र भी ले सकते हैं। वो कारण क्या हो सकता है, कारण यही हो सकता है कि अगर वो सरकार को चलाने में सक्षम नहीं है तो राष्ट्रपति उसे हटा भी सकते हैं, है ना। उसके अलावे और हो सकता है जैसे उसकी बहुमत की संख्या घट गया हो, है ना, लोकसभा में बहुमत की संख्या अगर घट जाएगा तो वो उसको
मतलब जो भी सरकार रहेंगे वो 5 साल से पहले गिर जाएंगे। उसके बाद किसी और कारण बस जैसे मान लिया जाए कि वो जो भी बहुमत दल के नेता है उसमें से विरोधी पार्टी में से चाहे तो किसी भी तरह से अलग कुछ जो भी काम है देश के हित में होना चाहिए वो ना हो करके कुछ अलग हो गया है, जिसे सभी लोगों ने विरोध कर दिया है और सहमति भी दे दिया है। लोकसभा में अपने ही सदस्यों ने सहमति दिया कि नहीं सरकार नहीं हो सकता, मतलब सरकार नहीं चल सकता, तो उस कंडीशन में भी त्यागपत्र प्रधानमंत्री दे सकते हैं 5 साल के पहले। तो ये आपको समझ में आ गया। और मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री खुद त्यागपत्र देना चाहे तो भी वो 5 साल के पहले त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर 5 साल के पहले वो त्यागपत्र दे देते हैं तो उस समय उसके पास जो भी मंत्रिमंडल होते हैं वो टोटल यानी कि कुल मंत्रिमंडल स्थायी हो जाएंगे, वो भी त्यागपत्र दे देंगे, है ना। तो ये होता है प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देने के बाद सभी मंत्रियों ने भी उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ये आपको यहाँ समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा यहाँ पर 6 पॉइंट में ले लेते हैं त्यागपत्र। त्यागपत्र तो भी मैं बता चुका हूँ, है ना। ये जो है वो त्यागपत्र के बारे में अगर बात करें तो त्यागपत्र जो है प्रधानमंत्री किसको सौंपेंगे, तो राष्ट्रपति को सौंपेंगे। नियुक्ति अगर राष्ट्रपति करवाते हैं, है ना, उसके बाद उसको शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं तो त्यागपत्र भी वो राष्ट्रपति को ही सौंपेंगे। उसके बाद आगे हो गया आपका वेतन। स्टूडेंट्स ये ध्यान दीजिएगा, वेतन जो है वो वेतन जितना सभी एमपी को मिलते हैं, माने कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितने भी है सभी लोगों के समान ही उस मतलब प्रधानमंत्री के वेतन होते हैं। अब बात रहा कि समय के अनुसार उसका जो भी वेतन भत्ता होता है वो थोड़ा बढ़ता है घटता है, बट सभी का समान लगभग में होता है। तो आपको ये समझ में यहाँ तक आ गया कि राष्ट्रपति संसदीय प्रणाली से लेकर के वेतन तक क्या होता है। अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं अधिकार का। इसमें अधिकार यानी कि कार्य और शक्तियाँ प्रधानमंत्री का क्या होता है। तो कार्य और शक्तियाँ समझने के लिए अलग अलग पॉइंट के आधार पर समझना पड़ेगा। पॉइंट के आधार पर जैसे मंत्रियों के आधार पर पहले समझिए, तो ध्यान से सुनिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन ध्यान से सुनिएगा। मंत्रियों के आधार पे, तो मंत्रियों के आधार पे क्या होता है, मंत्रियों के आधार पे यही होगा कि प्रधानमंत्री को मंत्री बनाने का अधिकार है। कौन से मंत्री को किस पद पे रखा जाए, जैसे हो गया फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, रेल मिनिस्टर हो गया, उसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, तो अलग अलग मिनिस्टर जो है कौन से मिनिस्टर को किस पद पर रखा जाए वो प्रधानमंत्री के पास अधिकार होते हैं। उसके बाद मंत्रियों के सलाह पर विकास कार्य करने का अधिकार प्रधानमंत्री के पास होते हैं। उसके बाद मंत्रियों से, ध्यान दीजिएगा, मंत्रियों से अपनी कार्य अलग अलग कार्य क्षमता का जो भी कार्य किए हैं उसकी ब्यौरा प्रधानमंत्री मांग सकते हैं, है ना। तो ये सारी कार्य होता है। उसके बाद कुछ सुझाव प्रधानमंत्री मंत्रियों को दे सकते हैं। विकास कार्यों में ध्यान दीजिएगा, अपने देश के लिए वो जो भी कुछ विकास कार्य होगा उस विकास कार्यों में से मंत्रियों के सहायता से आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये आपका मंत्रियों से संबंधित हो गया। उसके बाद मंत्री को अगर किसी पद से हटाना हो तो भी अधिकार उसको प्रधानमंत्री को है कि वो किसी मंत्री को किसी पद से हटा करके बदल सकता है या तो दूसरे को नियुक्त कर सकता है। तो ये हो गया, आपको ये समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, मंत्रियों का थोड़ा सा जो भी नियुक्ति होता है वो उसका भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करवाते हैं। तो किसके आधार पे करवाते हैं, तो प्रधानमंत्री के सलाह पे करवाते हैं। तो ये भी उसका एक अधिकार हो गया। तो मंत्रियों से संबंधित ये आपको सारी कुछ समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा चलते हैं राष्ट्रपति के अधिकार। तो राष्ट्रपति से संबंधित में क्या अधिकार है, तो राष्ट्रपति से संबंधित में अधिकार यही है कि जो भी मंत्री होते हैं वो मंत्री को नियुक्त करवाते हैं प्रधानमंत्री के सलाह के द्वारा। कौन, राष्ट्रपति करवाते हैं। तो यानी कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री सलाह दे सकते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया। तीसरा में रहा लोकसभा यानी कि संसद में क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होता है। तो लोकसभा और राज्यसभा में वो अपनी कार्य क्षमता को, जो भी कार्य किया हुआ रहता है, जो भी देश की उन्नति के लिए किया हुआ रहता है, वो जा करके राज्यसभा और लोकसभा में अपनी बातों को रख सकता है, बता सकता है। दूसरा में है कि जो भी विपक्ष पार्टी रहते हैं वो विपक्ष पार्टी की आलोचनाओं का जवाब भी देंगे, उसकी बातों को सुनेंगे। देश के लिए जो भी कुछ हो रहा है उसकी जवाब देना पड़ेगा। तीसरा में है कि जो भी अपना देश की उन्नति तरक्की के लिए उसने जो योजना बनाए हैं वो भी आगे वो वहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा में वो बता सकते हैं और बताते हैं। तीसरा में एक और मेन पॉइंट उसमें हो सकता है होगा
कि वो जनता का भी जवाब देते हैं। मान लिया जाए कि देश के हित में कोई ऐसा कार्य हो जो कि लोगों को पसंद ना हो, जनता को पसंद ना हो, तो अगर जनता को पसंद ना है नहीं है तो जनता जवाब मांगेगी। तो जनता जवाब मांगेगी तो उस जवाब को प्रधानमंत्री ने लोकसभा और राज्यसभा में रख सकते हैं, देते हैं और दे सकते हैं, है ना। एक इसमें एक और मेन पॉइंट है, वो मेन पॉइंट थोड़ा अच्छी तरह समझिएगा। अगर कोई विपक्षी पार्टी, मान लीजिए कि कोई भी विपक्षी पार्टी आलोचना कर रहे हैं तो आलोचना का जवाब प्रधानमंत्री दे रहे हैं और उस आलोचना में से कुछ अच्छी चीज़ है तो प्रधानमंत्री उसे अपने बातों में शामिल कर लेते हैं और उसे देश के लिए लगाते हैं। बट आज के ज़माने में, मतलब आज के समय में, आज की राजनीतिक स्थितियों में ऐसा नहीं देखा जाता है क्योंकि थोड़ा रंजी ज़्यादा बढ़ गया है, बट लिया जाता है ना। अब बात कर रहे हैं तो ये अधिकार हो गया। तो इसके बाद कुछ अन्य अधिकार भी है, जैसे नीति आयोग के अध्यक्ष होना और वो अंतर्राज्यीय के अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय एकता के अध्यक्ष होते हैं, है ना। नीति आयोग के तो अध्यक्ष होते ही हैं। तो इस प्रकार से वो अन्य और अधिकार उसके पास है जो कि वो अपने कार्यों में शामिल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक्स आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड कितना कुछ समझ में आना चाहिए। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हर लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो भी आसान भाषा में इसे समझ सके। और फिर मैं इसी तरह से आपको नेक्स्ट टॉपिक में मिलता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।